नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। सत्ता के गलियारों में आज चर्चा है अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की, लेकिन उससे पहले है एक बड़ा सेमीफाइनल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव। पिछली बार इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस जीती थी, लेकिन एक खुफिया ऑपरेशन हुआ और मध्य प्रदेश में सरकार बनी बीजेपी की और मुख्यमंत्री बने हमारे आज के खास मेहमान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे सभी ज़रूरी सवाल होंगे, उम्मीद है आप तैयार हैं। शिवराज जी, ये जो खुफिया ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन हुआ, 2020 में हुआ और बजट सेशन से पहले यानी फरवरी से भी ही इसकी बातचीत शुरू हो गई थी। आप मिले, पार्टी के शीर्ष नेता मिले, इसमें ज्योतिरादित्य दिवांग जी, खुफिया क्या था कि उनकी पार्टी में झगड़ा हुआ और एक सिंधिया जी के नेतृत्व में कई साथी अलग हुए और अलग होने के बाद वो हमारे साथ आए। ये तो कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला था, वो अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए। इसमें कोई खुफिया था नहीं, जो कुछ था ओपन था। पर आपकी पार्टी के भूपेंद्र सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, ये सब गए होटल में इनसे मिलने के लिए और एक तरीके से पहला जो इसका दांव था वो तो फेल ही हो गया। दोबारा से फिर हुआ और फिर आप मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया से, उसमें गृह मंत्री जी भी थे, तोमर जी भी थे, सब लोग मिले आप लोग। दिवांग जी, ना दाव था ना पैच था। जो वादे पूरे करने थे वो वादे कमलनाथ जी पूरे नहीं कर रहे थे और सिंधिया जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। और वादों को पूरा करने के बाद पर उनका आपस में जो भी कुछ हुआ हो, सिंधिया जी ने तय कर लिया कि अब ऐसी पार्टी है, आप सरकार के साथ नहीं रहना, जो लोगों की जो भावनाएं हैं या जो वचन दिए थे पूरे नहीं कर रहे, वो छोड़ के आ गए। शिवराज जी, ये क्या कहना गलत होगा कि जो भी हुआ वो शिवराज ब्रांड पॉलिटिक्स नहीं थी, एक अलग सी चीज थी, इसलिए आप उससे थोड़ा सा हट के रहते हैं, बच के निकलते हैं? इसमें ब्रांड का सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक पार्टी अपने घर को नहीं संभाल पाई, अपने साथियों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सदस्यों का, वरिष्ठों का सम्मान नहीं कर पाई और वो अलग हुए। अब अलग होने के बाद फिर जो विकल्प था सरकार बनाने का, वो हमने बनाया। शिवराज जी, बड़ी घटना हुई सागर में, एक दलित युवक की हत्या हुई। उनकी जो मां था उनको निर्वस्त्र किया गया, दबाव डाला गया एक दलित बेटी पर कि वो उसने जो आरोप लगाए वो वापस ले। एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो हालत बहुत ख़राब है राज्य में, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर। देखिए, मैं एक बात मैं साफ कहूँ कि कोई भी ऐसी घटना होती तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसी घटनाओं पर हमने सदैव कड़ा एक्शन लिया है, सख्त कार्रवाई की है, किसी को नहीं छोड़ा है और दलितों के कल्याण के लिए, समाज के कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। उसी सागर में कांग्रेस के राज में एक दलित को जिंदा जला दिया गया था, तब हम सरकार में नहीं थे, कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ जी की, उसी सागर की जिसकी आप बात कर रहे हैं। तब कार्रवाई वैसी नहीं हुई, लेकिन हम अगर कहीं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है तो सख्त एक्शन लेते हैं, कड़े कदम उठाते हैं, अपराधी को छोड़ते नहीं। इसी तरह की घटना हुई एक आदिवासी के साथ, जब उन पर एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने पेशाब किया, आपने उनका पांव धोए, एक तरीके से पश्चाताप किया। यहाँ भी एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है कि गड़बड़ करने वाला किसी पार्टी का नहीं होता, किसी भी पार्टी अपराधी किसी दल का नहीं होता। अपराधी तो अपराधी होता है। अगर किसी ने कोई गड़बड़ की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, इसके प्रमाण है, उदाहरण है, ये घटनीय उदाहरण है। लेकिन जिसके साथ अन्याय हुआ उसको गले लगाना, और एक तरह से मैंने पश्चाताप ही किया, ये गलत, क्योंकि बहुत अमानवीय और दिल को दुखाने वाली घटना थी। मैंने स्वयं बुला के जो किया वो सारी देश ने देखा,
लेकिन ऐसी घटनाओं पर सदैव हमने कड़ी कार्रवाइयाँ, कहीं हुई भी है तो कड़ी कार्रवाई की है। लेकिन चाहे दलित हो और चाहे हमारे आदिवासी भाई और बहन हो, उनके कल्याण के जो कदम मध्य प्रदेश में उठाए जा रहे हैं, उसकी मिसाल बाकी कहीं बहुत कम मिलेगी। कांग्रेस के राज में तो दलित हो या आदिवासी हो, उनके कल्याण के बारे में कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं गया। आप क्या कर रहे हैं इनके लिए? क्योंकि मैं आपको बार बार एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा हूं, जिसमें सबसे ख़राब हालत मध्य प्रदेश की है, यानी 2627 एट्रोसिटीज़ हुई ट्राइबल्स के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ। क्या आपने कोई योजनाएं बनाई हैं कि ऐसी घटनाएं और ना हो? देखिए, एक हमने कठोरतम कार्रवाइयाँ की है अपराधियों के खिलाफ, एक को भी नहीं छोड़ा। एक उदाहरण ऐसा नहीं मिल सकता कि हमने किसी को बचाया हो। दूसरे, हमने चाहे दलित हों और चाहे आदिवासी हों, उनको ऐसी घटनाएं से वो आहत और पीड़ित ना हो, उसके लिए भी हमने अनेकों कदम उठाए हैं। योजनाएं दर्जनों हैं, अगर मैं आपको गिनाना चाहूँगा। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी स्वरोजगार योजना से लेके, चाहे हमारे संत रविदास जी के नाम पे योजना हो, 1 दर्जन योजनाएं हैं जिनमें उनको स्वरोजगार से लगाना, उनको मकान बना के देना, उनकी आर्थिक सशक्तिकरण की कोशिश करना, बच्चों की शिक्षा के लिए एक नहीं अनेकों उपाय। शिक्षा तो पूरी तरह से निःशुल्क ही है। स्कूल खोलना, स्कूल के साथ साथ उन इलाकों में आश्रमशालाएँ, छात्रावास, यहाँ तक कि कई बच्चे ऐसे थे कि जिनको छात्रावासों में एडमिशन नहीं मिलता था, तो हमने एक नई योजना बना दी थी, मुख्यमंत्री छात्रगृह योजना, कि वो किराए का कमरा लेके भी कहीं रहेंगे तो उसका किराया उनके माता पिता नहीं भरेंगे, सरकार के माध्यम से हम भरवाएंगे। उनकी कोचिंग की व्यवस्था, सुपर 100 जैसी कई योजनाएं। अभी ये मध्य प्रदेश ही है, अगर आप देखेंगे तो बेगा, भारिया, शहरिया जैसी जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति थी, उनके बच्चे भी नीट के माध्यम से सिलेक्ट हो रहे हैं, जेईई मेंस के माध्यम से सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमने उसके लिए विशेष तैयारियां उनको करवाने का प्रयास किया। रोजगार की दृष्टि से देखें तो बैकलॉग के पद भरने से लेके, शासकीय सेवाओं में अवसर देने से लेके, उसके अतिरिक्त अनेकों कदम उठाए। अकेला मध्य प्रदेश है जहाँ पेशा एक्ट हमने लेटर और स्पिरिट में लागू किया, जल, जमीन और जंगल के अधिकार उनको दिए। ऐसे दर्जनों काम मैं आपको गिना सकता हूँ। शिवराज जी, ये है कि जो कंप्लेन आई लोकायुक्त में 10 साल में, वो करीब आई 51,000, पर 2018 के बाद से कोई अपडेट ही नहीं हुआ। चीन में अभी हाल ही में उन्होंने क्या किया कि जैसे पाया कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, उन्होंने वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। चीन में 33 साल से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पर एक रिपोर्ट आती थी कि लोगों को सिस्टम में कितना विश्वास है, बाज़ार में जाके पैसे लगाएंगे कि नहीं। आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि उन्होंने वो 33 साल से चल रही संस्था बंद कर दी। आप तो ये पहले ही कर रहे हैं। वहाँ कोई अपडेट ही नहीं हुआ 2018 से लोकायुक्त में जो शिकायतें आती थी। पत्रकार बता रहे हैं कि पहले रिपोर्ट आती थी विधानसभा में, वो भी नहीं आजकल। नहीं, ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, मध्य प्रदेश है जहाँ लोकायुक्त इतने मजबूत हैं। मध्य प्रदेश के पूरे लोकायुक्त के एक्ट को आप देख लीजिए, सबसे मजबूत अगर लोकायुक्त कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। शिकायतें आती है तो जांच भी होती है, और जांच होती है तो कार्रवाइयाँ भी होती है, अगर सही होती है जांच तो। और थोड़ा आगे चलते हैं, ये राज्य की बात तो हो गई। शिवराज जी, बीजेपी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड का पुनर्गठन किया। आप केवल 64 साल के हैं, पर आप नहीं हैं उसमें। ये कुछ इशारा है क्या? इसमें क्या आश्चर्य की बात है? क्या एक आदमी का ठेका है कि वही पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहे? भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, और मैं वर्षों से अनेकों पदों पर रहा हूँ। और मैं वर्षों की बात कहूँ तो मैं जब पूरी तरह से, मैं ये कहूँगा कि जवान भी नहीं हुआ था, मैं तो 21-22 साल की उम्र से बीजेपी का ऐसा पदाधिकारी हूँ। इतनी जिम्मेदारियाँ दी। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के बारे में तय करती है कि कौन कार्यकर्ता क्या काम करेगा। जो काम पार्टी को लेना होता है वो काम पार्टी लेती है, और हम लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं कि पार्टी अगर हमसे कहेगी, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दरी बिछाओ तो हम दरी बिछाएंगे, कहेगी चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ेंगे, और कोई काम देगी तो और कोई काम करेंगे। क्या इसीलिए है कि गृह मंत्री जी कहते हैं कि फिलहाल आप मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के बाद देखेंगे क्या होगा? क्या ये इसीलिए कहा जा रहा है? देखिए, आप कुछ भी आंकलन लगाइए, भारतीय जनता पार्टी
सचमुच पे हम सौभाग्यशाली हैं। मैं अपने आप को मानता हूं कि इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं क्या था, एक किसान का छोटे से परिवार में जन्म लेने वाला, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने विधायक बनाया, सांसद बनाया, विश्वास व्यक्त किया और मुख्यमंत्री हूं अभी। अब मैं ये सब चीज़ छोड़ के और दूसरी बात कहूं, ये तो मैं समझता हूं कि केवल फिर स्वयं के बारे में सोचने की बात हुई। हम पार्टी के आदर्श कार्यकर्ता हैं और जो काम देती है वो काम आनंद के साथ करते हैं। दूसरों को क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? पार्लियामेंट्री बोर्ड में दूसरे भी तो आए। शिवराज जी, दिल्ली में बैठकर जब हम लोग इसका हिसाब लगाते हैं, आपके भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो हम लोगों को याद आता है कि किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी जी जब थे, जब उनके प्रधानमंत्री बनने की बात होती थी तो आपकी तुलना की जाती थी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। क्या उस वजह से कोई प्रतिद्वंदिता है? क्या ये इससे आपको नुकसान होता है, आप में बाधा आती है? कुछ ऐसा आप देखते हैं या हम लोग? देखिए, एक बात मैं साफ कहूं दिमाग की, मोदी जी और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? मैं कोई गलतफहमी में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मोदी जी ने अपने काम से स्थापित किया है कि वो केवल देश नहीं, दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता उनमें है और कई मामलों में मोदी जी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आज दुनिया मोदी मोदी बोलती है और इसलिए मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को भी कि उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला हमें, और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने देश को भी कि मोदी जी जैसा नेतृत्व हमें मिला। मोदी जी से जब आपकी बात होती है तो किस तरह से चलती है? कुछ एक आप बता सकते हैं, कुछ ऐसी बात होती हो जो आपको बताते हो, वो बताते हैं कुछ? अरे मोदी जी तो मैन ऑफ आइडियाज हैं। जब चर्चा करते हैं तो इतने आइडियाज देते हैं वो अलग अलग काम करने के, चाहे वो डेवलपमेंट के हों, चाहे जनता के कल्याण के हों, अलग अलग क्षेत्रों में कितना व्यापक सोचते हैं। हम तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि एक व्यक्ति इतना सोच कैसे सकता है। अब आप छोटी सी तरफ अगर देखें, समय की सीमा है, लेकिन एक बार मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि धरती केमिकल फर्टिलाइज़र के ज़्यादा उपयोग के कारण बंजर हो रही है और इसलिए हमको लोगों को समझाना चाहिए, इसलिए एक नाटिका तैयार करें जिसमें एक बेटी धरती माँ बने और वो बेटी माँ पुकार पुकार के कहे, वो बेटी धरती माँ के रूप में पुकार पुकार के कहे कि क्यों इतना केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, क्यों मुझे बीमार कर रहे हो। और इतनी देर तक उनने मुझे उस विषय पे बात करके समझाया कि ऐसा करेंगे तो जनता किसान अवेयर होंगे। तो हर एक विषय की कितनी गहरी समझ केवल नहीं है, बल्कि एक तड़फ है, एक जुनून है, एक जज्बा है उनके अंदर जो हमें प्रेरणा देता है कि काम करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। पर क्या आपने वो नाटिका की? हाँ, हमने की। रीवा में भी की, मंडला में भी की, कई जगह धरती कहे पुकार के। यही लोग कहते हैं शिवराज जी, प्रधानमंत्री जी वहाँ थे तो खड़े होकर देखा उनने। शिवराज जी, लोग यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो आप करके भी दिखाते हैं, ये आपकी खासियत है। वो हमारे लीडर हैं और वो जो सोचते हैं देश के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं। तो वो जो कहते हैं, जो सोचते हैं, उसको आइडियली इम्प्लीमेंट करने में मुझे आनंद का अनुभव होता है और मैं अपने आप को झोंक के काम करता हूँ, हमारे साथी झोंक के काम करते हैं। आप काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो आपको बहुत करीब से देखते हैं वो ये कह रहे हैं कि अब आप थोड़ा बदल रहे हैं। यानी तो देखने का नजरिया होगा। यानी सीएम हाउस में ही पहले इफ्तार की पार्टी होती थी तो क्रिसमस का केक भी कटता था, लेकिन अब आपके बोल थोड़े कड़े हो गए हैं। अब आप लोगों को 10 फीट नीचे भी गाड़ देते हैं, बुलडोज़र भी चला देते हैं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान के काम करने के अंदाज में, बोलने के अंदाज में कोई बदलाव आया है? दिवांग जी, देखिए, मैं 2005 के अंत में मुख्यमंत्री बना, तब मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक था। आप जरा जाइए पीछे, तब मैंने कहा था ग्वालियर में जाके पुलिस के अधिकारियों की बैठक लेके कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बॉलीवुड में फिल्में बनती थी भीड़ों के डाकुओं पर। 1 साल के अंदर सारे डाकू समाप्त कर दिए गए, हमने कड़ी कार्रवाई की। नक्सलवाद इतना भयानक पनप रहा था कि कांग्रेस की सरकार में एक सिटिंग मिनिस्टर साहब की गर्दन काट ले गए थे नक्सली।
हमने नक्सलवाद पनप, इसी साल 8 नक्सल मारे हैं हमने, पनप नहीं दिया मध्य प्रदेश में। सिमी के नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया, ये मैं तब की बात बता रहा हूँ। तो हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ कड़ी कार्रवाई तब भी की है। सज्जनों के लिए फूल से ज़्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज़्यादा कठोर है हमारी सरकार। तो अगर कहीं गड़बड़ होती है तो गड़बड़ करने वाले को दंड मिले, ये तो राज शासन की ड्यूटी है। इसमें कड़वे बोल कहाँ से आ गए? लेकिन हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं। मुख्यमंत्री जी, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, आपकी छवि भी आपको मामा बुलाया जाता है, बहनों को आप तोहफा देकर आ छवि रहे नहीं हैं। है, मैं मामा हूँ। तो भाई लाडली बहना योजना में आपने 250 रुपए का इजाफा कर दिया है। गैस सिलेंडर अब आप 450 रुपए में देने वाले हैं। मैं रेवड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि छवि ये बन रही है कि आप कांग्रेस के आइडियाज की कॉपी कर रहे हैं। और इसमें दूसरा सवाल मेरा ये निहित है कि क्या आपको लगता है कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ये सता रहा है मिडिल क्लास को, और ये एक बड़ी चुनौती है आपके लिए चुनाव में? महंगाई पर जवाब और कांग्रेस के आइडियाज कॉपी करने का जो आप पर आरोप लग रहा है। हम किसी की कॉपी नहीं करते, हम जो खुद सोचते हैं करते हैं। और ऐसी कई चीज़ें मैं गिना सकता हूँ जो हमने खुद जनता की पंचायतें बुला के उनसे तय करवाई। अब आपको आश्चर्य होगा, किसान, आप जानते हैं भोपाल में जो रहते हैं, किसान पंचायत, गरीब पंचायत, कारीगर पंचायत, महिला पंचायत, ये जितनी हमारी योजना बनी मैक्सिमम ये पंचायतों में बनी। जनता के बीच से आइडियाज आते हैं और उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके हम योजना बना देते हैं। जनता की तकलीफ देखी और उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमने ज़मीनी योजना बना दी। तो कॉपी का सवाल नहीं है। अलग अलग मैं गिनाऊंगा तो समय लगेगा। इंफ्रा के विकास के लिए चाहे मेट्रो रेल हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे जल जीवन मिशन के काम हो, एक तरफ डेवलपमेंट और दूसरी तरफ समाज के हर वर्ग के कल्याण की अनेकों योजनाएं, केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के काम मिला के हम भारी बहुमत से जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप फिर चुनाव में जा रहे हैं और हम लोगों ने पिछले 2-3 साल से आपके साथ चुनाव हम लोग देख ही रहे हैं। और पिछला चुनाव 2018 का था, तब भी आप इतनी ही मेहनत करते थे, तब भी नई नई योजनाएं लाए थे, मगर सरकार बन नहीं पाई किन्हीं कारणों से, और फिर आप मैदान में हैं। और तो पिछले चुनाव से आपने क्या सबक लिए जो इस बार वो गलतियां ना दोहराई जाएं? कुछ हमको बताइए, या कितना अलग है पिछले चुनाव से ये चुनाव? देखिए, इस समय मैं स्पष्ट रूप से, ब्रजेश जी आप देख रहे होंगे, मैं लगातार जनता के बीच में रहता हूँ। और जो कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे जन दर्शन के, जिनको आपकी भाषा में रोड शोज भी कहते हैं, तो समाज का हर वर्ग उमड़ रहा है, उनका स्नेह प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। पिछले चुनाव से ये भिन्न इसलिए है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी खंभ ठोंक के कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ़, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। मैं मानता हूँ कि उसका कुछ असर पड़ा था, लेकिन इस चुनाव में वैसा कोई मुद्दा नहीं, कर्जा माफ़ पूरा हुआ ही नहीं माफ़। उसका ब्याज अभी हमने भरवाने का काम किया। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट गई थी जिसके कारण समाजों में थोड़ी सी खाइयाँ पैदा हो गई थी और उसका कारण भी कुछ नुकसान हुआ था। इस बार वैसी परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं हैं। विकास बोल रहा है, आप देख रहे हैं। अलग अलग मैं गिनाऊंगा तो समय लगेगा। इंफ्रा के विकास के लिए चाहे मेट्रो रेल हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे जल जीवन मिशन के काम हो, एक तरफ डेवलपमेंट और दूसरी तरफ समाज के हर वर्ग के कल्याण की अनेकों योजनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के काम मिला के हम भारी बहुमत से जीतेंगे। इस बार देख रहे हैं कि 2 धार्मिक लोग जो हैं वो बड़े चुनाव में दिखाई दे रहे हैं और दोनों से मिला हैं आपके जो प्रतिद्वंदी हैं कमलनाथ जी। बात चाहे धीरेन्द्र शास्त्री की हो या प्रदीप मिश्रा की हो, आप भी उनसे मिले हैं। क्या ये लोग एक तरीके से कोई भूमिका बना रहे हैं चुनाव में, कोई हवा पैदा कर रहे हैं चुनाव में? देखिए, मैं संतों का सदैव सम्मान करता हूँ, आप लोग जानते हैं। सदैव सम्मान मैंने संतों का किया है और वो चुनाव देख के नहीं किया कि चुनाव के, क्योंकि हम उनको चुनाव से नहीं जोड़ते। हमारे यहाँ श्रद्धा के विषय, आस्था के विषय, विश्वास के विषय अलग होते हैं। लोग भरोसा करते हैं और लोग भक्ति भी करते हैं, श्रद्धा भी करते हैं। तो हम जो करते हैं वो चुनाव को देख के नहीं करते, हम आस्था के कारण करते हैं, हम विश्वास के कारण करते हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं ये तो उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के कई नेता गाली भी देते रहते हैं। अब एक कह रहा है चलो, दूसरा कह रहा है ये गलत कर रहा है। कभी किसी का ट्वीट आता है, कभी किसी का बयान आता है और आपस में लट्ठम लट्ठा चलती रहती है।
अब ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस जा किस दिशा में रही है। तो मैडम सोनिया गांधी को बताना चाहिए। जो कमलनाथ कर रहे हैं, पहले भगवान राम का नाम लेना जो लोग मानते थे कि सांप्रदायिक होने का प्रतीक है, आज वो हनुमान चालीसा का रोज पाठ कर रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं, त्रिशूल लेके घूम रहे हैं। अब ये सवाल तो उनको पूछा जाना चाहिए, या मैडम सोनिया गांधी या राहुल बाबा जवाब दें। ये बताइए कि आपने अभी कैबिनेट एक्सपेंशन किया, शिवराज जी, चुनाव में दिन कितने बचे हैं, फिर आप कैबिनेट एक्सपेंशन कर रहे हैं, 3-3 लोगों को ले रहे हैं, उसमें भी 4 आप ले सकते थे, सिर्फ 3 पे रुक गए, ये क्या है? जरूरत पड़ी तो एक और ले लूंगा अभी। इसमें क्या संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि चुनाव के इतने दिन पहले मत बनाओ, इतने दिन पहले बनाओ? जरूरत है तो बनाई। और ये केवल आप कुछ दिन मत समझिए, फिर हमारी सरकार आ रही 5 साल चलेगी। फिर इतनी देर से क्यों बनाया इनको? नहीं, जब जरूरत पड़ी बना दिया, उसमें क्या दिक्कत। शिवराज जी, आपने इतना हमें समय दिया और करीब करीब सभी सवालों के जवाब दिए, और कई ऐसे सवालों के जवाब दिए जिनके जवाब आप देते नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए भोपाल में, एक बार फिर राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, मैं फिर आऊँगा। जरूर आते रहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़।